नमस्कार। सभ्य कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी रानी पद्मिनी के बारे में है। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही दयालु राजा था। उसके 7 लड़के थे। 6 का विवाह हो गया था। 7वां लड़का अभी कुंवारा था। एक दिन वो महल में बैठा था कि उसे बड़े जोर की प्यास लगी। उसने इधर उधर देखा तो सामने से उसकी छोटी भाभी आती दिखाई दी। उसने कहा, भाभी, मुझे एक गिलास पानी दे दो। भाभी ने इसे अपना अपमान समझा कि महल में इतने नौकर चाकर होते हुए भी सबसे छोटे राजकुमार की मुझे पानी मांगने की हिम्मत कैसे हुई। भाभी मन ही मन खींच उठी। उन्होंने व्यंग्य भरे स्वर में कहा कि तुम्हारा इतना ऊंचा दिमाग है तो जाओ और रानी पद्मिनी को ले आओ। राजकुमार ने ये सुना तो उसका पारा एकदम चढ़ गया। राजकुमार बोला कि ठीक है, जब तक मैं रानी पद्मिनी को नहीं ले आऊंगा तब तक मैं इस घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। बात छोटी सी थी, लेकिन दोनों के अहंकार के कारण उसने उग्र रूप धारण कर लिया। रानी पद्मिनी कोसों दूर रहती थी। वहां पहुंचना आसान न था। रास्ता बड़ा दूभर था। रास्ते में जंगल, पहाड़, नदी नाले, समुद्र ना जाने क्या क्या रास्ते में पड़ते थे। किंतु राजकुमार तो रानी पद्मिनी को लाने का संकल्प कर चुका था। उसका वह संकल्प पत्थर की लकीर के समान था। उसने तत्काल वजीर के लड़के को बुलवाया और उससे सारी बात कर 2 घोड़े तैयार करवाने को कहा। वजीर के लड़के ने उसे बार बार समझाया कि रानी पद्मिनी तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, परंतु राजकुमार अपने हठ पर अड़ा रहा। उसने कहा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं रानी पद्मिनी के बिना इस महल में पैर नहीं रखूंगा। 2 घोड़े तैयार किए गए। रास्ते के लिए खाने पीने के सामान की व्यवस्था की गई और राजकुमार तथा वजीर का लड़का रानी पद्मिनी की खोज में निकल पड़े। उन्होंने पता लगाया तो मालूम हुआ कि रानी पद्मिनी सिंगल द्वीप में रहती है, जहां पहुंचने के लिए सागर पार करना होता है। फिर रानी का महल चारों ओर से राक्षसों से घिरा रहता है। उनकी किलेबंदी को तोड़कर महल में प्रवेश पाना असंभव है। वजीर के लड़के ने एक बार फिर राजकुमार को समझाया कि वह अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दे, अपनी जान को जोखिम में न डाले, किंतु राजकुमार ने कहा कि जब एक बार तीर तरकश से छूट जाता है तो वापस नहीं आता। मैं तो अपने वचन को पूरा करके ही रहूंगा। वजीर का लड़का चुप रह गया। दोनों अपने अपने घोड़े पर सवार होकर रवाना हो गए। दोपहर को उन्होंने एक अमराई में डेरा डाला, खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया, उसके बाद आगे बढ़ गए। चलते चलते दिन ढलने लगा। गोधूली की बेला आई। इसी समय उन्हें सामने एक बहुत बड़ा बाग दिखाई दिया। राजकुमार ने कहा कि आज की रात इस बाग में बिताकर कल तड़के आगे चल पड़ेंगे। बाग का फाटक खुला था और वहां कोई चौकीदार या रक्षक नहीं था। वजीर के लड़के ने उधर निगाह डालकर कहा कि मुझे तो यहाँ कोई खतरा दिखाई देता है। हम लोग यहाँ न रुककर आगे और कहीं रुकेंगे तो अच्छा होगा। उसकी बात सुनकर राजकुमार हंस पड़ा। वो बोला कि तुम बड़े डरपोक हो। यहाँ क्या खतरा हो सकता है? देखते नहीं कि यह कितना हरा भरा सुंदर बाग है। वजीर के लड़के ने कहा कि आप माने न माने, मुझे तो लग रहा है कि यहाँ कोई भेद छिपा है। राजकुमार ने उसकी एक न सुनी और अपने घोड़े को फाटक के अंदर बढ़ा दिया। बेचारा वजीर का लड़का भी उसके पीछे पीछे बाग में चला गया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे कि बाग का फाटक अपने आप बंद हो गया। राजकुमार और वजीर के लड़के की ऐसी हालत हो गई थी कि काटो तो खून नहीं। यह क्या हो गया? वजीर के लड़के ने राजकुमार से कहा कि मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं है, पर आप नहीं माने।
उसका नतीजा देख लिया। राजकुमार ने कहा कि वो सब छोड़ो, अब ये सोचो कि हम क्या करें। वजीर का लड़का बोला कि अब तो एक ही रास्ता है कि हम घोड़े को यही पेड़ों से बांध दें और किसी घने पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाएं। देखें आगे क्या होता है। दोनों ने यही किया। घोड़े पेड़ से बांधकर वे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए और चुपचाप बैठ गए। अंधेरा फैल गया, सन्नाटा छा गया। राजकुमार को नींद आने लगी। तभी उन्होंने देखा कि हवा में उड़ता कोई चला आ रहा है। दोनों कांप उठे। हवा का वेग रुकते ही वो आकृति नीचे उतरी। उसकी शक्ल देखते ही दोनों को लगा कि वे पेड़ से नीचे गिर पड़ेंगे। वो एक परी थी। उसने नीचे खड़े होकर अपने इर्द गिर्द देखा। तभी इधर उधर से कई परियां आ गई। उनके हाथों में पानी से भरे बर्तन थे। उन्होंने वहां छिड़काव किया। वो पानी नहीं, गुलाब जल था। उसकी खुशबू से सारा बाग महक उठा। अब तो उन दोनों की नींद उड़ गई और वे आंखें गड़ा कर देखने लगे कि आगे वे परियां क्या करती हैं। हवा में उड़ती एक परी आ रही थी। उसी समय कुछ परियों और आ गई। उनके हाथों में कीमती कालीन थे। देखते देखते उन्होंने वे कालीन बिछा दिए। फिर जाने क्या किया कि वो सारा मैदान रोशनी से जगमगा उठा। अब तो इन दोनों के प्राण मुंह को आ गए। उस रोशनी में कोई भी उन्हें देख सकता था। जगमगाहट में उन्हें दिखाई दिया कि एक ओर से दूध जैसे फव्वारे चलने लगे हैं। पेड़ों की हरियाली अब बड़ी ही मोहक लगने लगी। जब वे दोनों असमंजस में डूबे हुए उस दृश्यावली को देख रहे थे, तभी आसमान से कुछ परियां एक रत्नजड़ित सिंहासन लेकर उतरी और उन्होंने उस सिंहासन को एक बहुत ही कीमती कालीन पर रख दिया। सारी परियां मिलकर एक पंक्ति में खड़ी हो गई। राजकुमार ने अपनी आंखें मली। कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा था। वजीर का लड़का बार बार अपने को धिक्कार रहा था कि उसने राजकुमार की बात क्यों मानी, पर अब क्या हो सकता था। आसमान में गड़गड़ाहट हुई। दोनों ने ऊपर देखा तो एक उड़न खटोला आ रहा था। यह क्या? राजकुमार फुसफुसाया। वजीर के लड़के ने अपने होठों पर उंगली रखकर चुपचाप बैठे रहने का संकेत किया। उड़न खटोला धीरे धीरे नीचे उतरा और उसमें से सजी धजी एक परी बाहर आई। वो उन परियों की मुखिया थी। सारी परियों ने मिलकर उसका अभिवादन किया और बड़े आदर भाव से उसे सिंहासन पर आसीन कर दिया। थोड़ी देर खामोशी छाई रही। फिर मुखिया ने ताली बजाई। एक परी आगे बढ़कर उसके सामने खड़ी हो गई। मुखिया ने बड़ी शालीनता से कहा कि जाओ और उसको लेकर आओ। जो आज्ञा कहकर वो परी वहां से चल पड़ी और उसी ओर आने लगी जहां पेड़ पर राजकुमार और वजीर का लड़का बैठे थे। दोनों की जान सूख गई। वे अपने भाग्य में क्या लिखा कर आए थे कि ऐसे संकट में फंस गए। परी उसी पेड़ के नीचे आई और राजकुमार को इशारा करके कहा कि नीचे उतरो, हमारी राजकुमारी ने तुम्हें याद किया है। राजकुमार हिचकिचाया। उसकी हिचकिचाहट देखकर परी ने कहा कि जल्दी उतर आओ, हमारी राजकुमारी आपकी राह देख रही हैं। राजकुमार के पास अब कोई चारा नहीं था। राजकुमार पेड़ से नीचे उतरा और परी के साथ हो लिया। दोनों राजकुमारी के पास पहुंचे। राजकुमारी ने सरक कर सिंहासन पर जगह कर दी और कहा कि आओ, जहां बैठ जाओ। राजकुमार ने उसकी बात सुनी, पर उसकी बैठने की हिम्मत नहीं हुई। राजकुमारी ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा कि तुम कौन हो? राजकुमार ने धीरे से कहा कि मैं राजगढ़ के राजा का बेटा हूँ। तो तुम राजकुमार हो? राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा। राजकुमार चुपचाप खड़ा रहा। राजकुमारी ने कहा कि देखो, यहाँ से कोसों दूर हमारा राज है। मैं वहाँ की राजकुमारी हूँ। बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि कोई राजकुमार जहाँ आए। आज तुम आ गए। इतना कहकर राजकुमारी
राजकुमार की ओर एकटक देखने लगी। राजकुमार को लगा कि वो बेहोश होकर गिर पड़ेगा, पर उसने अपने को संभाला। राजकुमारी की मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। बड़े मधुर शब्दों में बोली कि तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। राजकुमार पर मानो बिजली गिरी। उसने कहा कि यह नहीं हो सकता। राजकुमारी ने थोड़ा कठोर होकर पूछा कि क्यों? ये क्यों नहीं हो सकता? राजकुमार ने कहा कि मैं रानी पद्मिनी की तलाश में निकला हूँ। मैंने प्रतिज्ञा की है कि जब तक वो नहीं मिल जाएगी तब तक मैं अपने महल का अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। राजकुमारी ने बड़े सरल स्वर में कहा, ओह, ये बात है। मैं नहीं चाहूंगी कि तुम अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ो। प्रतिज्ञा बड़ी पवित्र होती है, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, मैं उसमें तुम्हारी मदद करूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। राजकुमार ने कहा कि आपकी वो शर्त क्या है? राजकुमारी बोली कि पद्मिनी को लेकर तुम यहाँ आओगे और मेरे साथ शादी करके अपने राज्य को जाओगे। राजकुमार ने कहा कि इसमें मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? राजकुमारी थोड़ी देर मौन रही, फिर बोली, तुम सिंघल द्वीप पहुँचोगे कैसे? राजकुमार ने कहा, क्यों? उसमें क्या दिक्कत है? राजकुमारी हंसने लगी। हंसते हंसते बोली, तुम बड़े भोले हो। अरे, वहाँ पहुँचना हंसी खेल नहीं है। रास्ते में एक जादू की नगरी पड़ती है। सिंघल द्वीप का रास्ता वहीं से होकर जाता है। कोई भी तुम्हें अपने जादू में फंसा लेगा। राजकुमार ने हैरान होकर कहा। तब राजकुमारी बोली, तुम उसकी चिंता न करो। ये लो, मैं तुम्हें एक अंगूठी देती हूँ। तुम जब तक इस अंगूठी को अपनी उंगली में पहने रहोगे तब तक तुम पर किसी का जादू असर नहीं करेगा। इतना कहकर राजकुमारी ने एक अंगूठी उसकी ओर बढ़ा दी। राजकुमार ने कहा, राजकुमारी, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। राजकुमारी बोली, इसमें एहसान की क्या बात है? इंसान को इंसान की मदद करनी ही चाहिए। राजकुमारी ने एक अंगूठी उसे दे दी और कहा, तुम्हारी यात्रा सफल हो, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो। राजकुमार ने उसका आभार मानते हुए सिर झुका दिया। रात बीतने वाली थी। राजकुमारी उठी और अपने उड़न खटोले पर बैठकर चली गई। परियों ने सारा सामान समेटा और वो भी अपनी अपनी दिशा को प्रस्थान कर गई। राजकुमारी से विदा होकर राजकुमार डगमगाते पैरों से खुशी खुशी वहां पर आया जहां वजीर का लड़का बड़ी व्याकुलता से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। राजकुमार को सही सलामत लौट आया देखकर वजीर के लड़के की जान में जान आई। वो पेड़ पर से उतरा। राजकुमार ने उसे आप बीती सुनाकर कहा, देखो, कभी कभी बुराई में से भलाई निकल आती है। फिर दोनों ने अपने अपने घोड़े तैयार किए और उन पर सवार होकर वहां से चल पड़े। जैसे ही फाटक पर आए कि वो खुल गया, दोनों फाटक से बाहर हो गए। राजकुमार ने चलते चलते कहा, ये तो पहला पड़ाव था, अभी तो न जाने कितने पड़ाव आएंगे। वजीर का लड़का गंभीर होकर बोला, यहाँ से तो हम राजी खुशी निकल आए, पर आगे हमें और भी होशियार रहना चाहिए। वे लोग उस जादुई बाग से कुछ ही दूर गए होंगे कि आसमान में काले काले बादल घिर आए। खूब जोर की वर्षा होने लगी। वे एक घर में रुक गए। दोनों रात भर के जगे थे। राजकुमार लेट गया और गहरी नींद में सो गया। वजीर के लड़के को नींद नहीं आई। वो बैठा रहा। अचानक देखता क्या है कि बराबर के कमरे से एक काला नाग आया। यह उसी का घर था। अपने घर में उन अजनबी आदमियों को देखकर वो गुस्से से आग बबूला हो गया। बड़े जोर की फूंफकार मारकर वो राजकुमार की ओर बढ़ा। राजकुमार तो बेखबर सो रहा था। वजीर के लड़के ने म्यान से तलवार निकालकर सांप पर वार किया और उसके 2 टुकड़े कर डाले। फिर तलवार से उसे एक कोने में पटक दिया। बाहर अब भी पानी पड़ रहा था। वजीर का लड़का उठकर घर के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ।
थोड़ी देर बाहर का नजारा देखता रहा। सोचने लगा कि बैठे ठाले राजकुमार ने यह क्या मुसीबत मोल ले ली। अच्छा होगा कि अब भी उसका मन फिर जाए और हम वापस लौट जाएं। पर वह राजकुमार को जानता था। वो बड़ा हठी था, जो सोच लेता था उसे पूरा करके ही रहता था और न जाने क्या क्या विचार उसके दिमाग में चक्कर लगाते रहे। पानी थम गया तो उसने राजकुमार को जगाया। राजकुमार उठ बैठा, बोला, बड़े जोर की नींद आ गई। अगर तुम जगाते नहीं तो मैं घंटों सोता रहता। तभी उसकी निगाह एक ओर पड़े नागराज पर गई। वो चौंक कर खड़ा हो गया और विस्मित आवाज में बोला, ये क्या? वजीर के लड़के ने सारा हाल सुनाते हुए कहा, वो तो अच्छा हुआ कि मुझे नींद नहीं आई। अगर सो गया होता तो ये नाग हम दोनों को डस लेता और हमारा सफर यहीं खत्म हो गया होता। राजकुमार वजीर के लड़के के मुंह से सारी दास्तान सुनकर बोला, मित्र, जिसे भगवान बचाता है उसे कोई नहीं मार सकता। ये भी याद रखो, हम लोग एक बड़े काम के लिए निकले हैं। जब तक वह काम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हमारा बाल भी बांका नहीं होगा। वजीर के लड़के ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। दोनों ने सामान संभाला, घोड़ों पर जीन कसी और आगे बढ़ चले। चलते चलते एक तालाब आया। सूरज सिर पर आ गया था। आसमान एकदम निर्मल हो गया था। वहां वे रुक गए, भोजन किया, थोड़ी देर विश्राम किया, फिर आगे चल दिए। आगे एक बड़ा घना जंगल था, इतना घना कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था। उसमें जंगली जानवर निडर होकर घूमते थे, डाकू छिपे रहते थे। वहां से निकलना हंसी खेल नहीं था। जब उन्हें ये जानकारी मिली तो वजीर के लड़के का दिल दहल उठा। उसने राजकुमार की ओर देखा, पर राजकुमार तो जान हथेली पर लेकर महल से निकला था। उसने कहा, अगर हम इन छोटी छोटी बातों से घबरा जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। दोनों उस जंगल में घुसे। जैसा बताया था वैसा ही उन्होंने उसे पाया। अंधियारी रात का सा अंधकार फैला था। आगे आगे राजकुमार और वजीर का लड़का पीछे पीछे। जानवरों की नाना प्रकार की आवाजें आ रही थी। पक्षी कलरव कर रहे थे। वे लोग बड़ी सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। अचानक उन्हें दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। राजकुमार ने अपने घोड़े को रोक लिया। खड़े होकर देखा तो सामने एक बाघ खड़ा था। क्षण भर में उन दोनों का खात्मा हो जाने वाला था, पर मौत सामने आती है तो काय भी शूरवीर बन जाता है। वजीर के लड़के ने आव देखा, न ताव घोड़े पर से कूदा और अपनी तलवार से उस पर बड़े जोर का वार किया। राजकुमार ने भी भाले से उस पर हमला किया। बाघ वहीं ढेर हो गया। अब तो दोनों ओर भी चौकन्ने हो गए। बहुत से जानवर उनके पास से गुजरे, पर वे उतने खूंखार नहीं थे। घोड़ों को देखकर रास्ते से हट गए। वे लोग पल भर को भी नहीं रुके। उन्हें पता नहीं चल रहा था कि वे कितना जंगल पार कर चुके हैं। सूरज ने भी वहां हार मान ली थी। उन्हें डर था कि कहीं रात न हो जाए। रात में जंगली लोमड़ी भी शेर बन जाती है। जंगली सुअर, नील गाय, भैंसें, शेर, चीते इधर उधर विचरण करने लगते हैं। पर वहां तो रात दिन एक सा था। उजाले का कहीं नाम नहीं था। उन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। उनके हौसले के सामने जंगल ने हार मान ली। जंगल समाप्त हुआ और खुला मैदान आ गया। दिन ढल गया था। मारे थकान के दोनों पस्त हो रहे थे। वजीर के लड़के ने कहा, अब हम यहीं कोई अच्छी जगह देखकर ठहर जाएं। हम लोगों की ताकत जवाब दे रही है और हमारे घोड़े भी पसीने से तरबतर हो रहे हैं। राजकुमार ने उसके प्रस्ताव को मान लिया। कुछ कदम आगे बढ़ने पर पेड़ों के एक झुरमुट में उन्होंने डेरा डाला। पास में कुआं था। उससे पानी लेकर स्नान किया। ताजा होकर खाना खाया। वजीर के लड़के ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ। आज की रात मैं खूब सोऊंगा। आप पहरा देना। राजकुमार बोला, ठीक है।
दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट गए, पर थके होने पर भी वजीर के लड़के की आंख नहीं लगी। वो चुपचाप बिस्तर पर पड़ा रहा। राजकुमार थोड़ी देर चौकीदारी करके जैसे ही बिस्तर पर लेटा कि नींद ने आकर उसे घेर लिया। वो सो गया। वजीर के लड़के ने ये देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया, पर वह कर क्या सकता था। राजकुमार राजा का बेटा था और वो उसका चाकर था। राजकुमार की रक्षा करना उसका कर्तव्य था और इसी के लिए वो उसके साथ आया था। जैसे तैसे सवेरा हुआ। वजीर के लड़के ने राजकुमार को जगाया। आंखें मलता राजकुमार उठा और दिन के उजाले को लक्ष्य करके बोला, मैंने बहुत कोशिश की कि जागता रहूं, पर मैं इतना थक गया था कि न चाहते हुए भी मेरी पलकें भारी हो गई और नींद ने मुझे अपनी गोद में ले लिया। वजीर के लड़के को उस पर अब क्रोध नहीं आया, दया आई और उसने कहा, कोई बात नहीं है। फिर राजकुमार का दिल रखने के लिए मुस्कुराकर कहा, ईश्वर को धन्यवाद दो कि आज रात को कोई दुर्घटना नहीं हुई। अनजानी जगह का आखिर क्या भरोसा कि कब क्या हो जाए। तैयार होकर वे फिर आगे बढ़े। चलते चलते काफी समय हो गया। आगे उन्हें एक नगर दिखाई दिया। उसे देखकर वजीर के लड़के का माथा ठनका। राजकुमार तो भूल गया था, पर उसे याद था, परियों की राजकुमारी ने कहा था कि रास्ते में जादू की एक नगरी पड़ेगी। हो ना हो, यह वही नगरी है। उसने राजकुमार से कहा, हम इस नगरी के किनारे के रास्ते से निकल चलें, बस्ती में न जाएं। राजकुमार ने तुनक कर कहा, इतने दिनों से हम जंगलों और मैदानों में घूम रहे हैं, जैसे तैसे तो एक नगर आया है और तुम कहते हो कि इससे बचकर निकल चलें। नहीं, यह नहीं होगा। राजकुमार की इच्छा के आगे वजीर का लड़का झुक गया और दोनों ने नगरी में प्रवेश किया। नगरी की बनावट और सजावट को देखकर राजकुमार मुग्ध रह गया। बोला, वो ऐसी नगरी को देखने के आनंद से तुम वंचित होना चाहते थे। ऐसे घर, ऐसे महल, ऐसे बाग बगीचे कहाँ देखने को मिलते हैं। अपने अपने घोड़ों पर सवार दोनों नगर के भीतर बढ़ते गए। अकस्मात भांति भांति के फूलों और लता गुल्म से सजे एक बगीचे को देखकर राजकुमार अपने घोड़े पर से उतर पड़ा और बगीचे की शोभा को निहारने लगा। तभी सामने के घर से एक बुढ़िया दौड़ी आई और राजकुमार से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। रोना रुका तो बोली, मेरे बेटे, तुम कहाँ चले गए थे? राजकुमार भौचक्का रह गया। यह माजरा क्या है? उसने बुढ़िया की बाहों से अपने को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर बुढ़िया ने उसे इतना जकड़ रखा था कि वह अपने को छुड़ा नहीं पाया। बुढ़िया फिर बिलखने लगी। राजकुमार को उस पर बहुत दया आ गई। बोला, तुम क्या चाहती हो? सिसकते हुए बुढ़िया ने कहा, थोड़ी सी देर को मेरे घर के भीतर चलो। इतना कहकर उसने राजकुमार का हाथ पकड़ लिया। अपना पीछा छुड़ाने के लिए राजकुमार उसके घर जाने को तैयार हो गया। वजीर के बेटे ने मना किया, पर वह नहीं माना। उसने वजीर के लड़के से कहा, तुम यहीं रहो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वो बुढ़िया के साथ चल दिया। सामने के घर का दरवाजा खुला था। ज्यों ही वे अंदर घुसे कि दरवाजा बंद हो गया। वजीर के लड़के ने दरवाजे पर जाकर उसे कई बार खटखटाया, पर कोई नहीं बोला। उसने मन ही मन कहा, यह एक नई मुसीबत सिर पर आ गई है। पर अब क्या हो सकता था? उसने बार बार दरवाजा खटखटाया, राजकुमार को पुकारा, लेकिन कोई नहीं बोला। हार कर वो अपनी जगह पर बैठ गया और राजकुमार के आने की प्रतीक्षा करने लगा। घंटों बीत गए, न दरवाजा खुला, न राजकुमार आया। घर के भीतर जो हुआ, वजीर का लड़का उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। बुढ़िया जादूगरनी थी। उसने देख लिया था कि राजकुमार की उंगली में एक ऐसी अंगूठी है जिस पर जादू का प्रभाव नहीं हो सकता है। इसलिए उसने जैसे ही राजकुमार का हाथ पकड़ा, उसी समय उसने अंगूठी उतार ली। अब राजकुमार उसके बस में था।
उसने घर के भीतर जाकर राजकुमार को मक्खी बना दिया। मक्खी सामने की दीवार पर जाकर बैठ गई। बुढ़िया ने जादू के जोर पर अपना ये रूप बना लिया था। असल में वह अपने असली रूप में आ गई और राजकुमार को भी मक्खी से उसके असली रूप में ले आई। हंसते हुए बोली, बहुत दिनों में तुम जैसा आदमी मिला है। राजकुमार हैरान रह गया। कहाँ गई वह बुढ़िया जो उसे वहाँ लाई थी? उसकी जगह ये सुंदरी कहाँ से आ गई? इसमें से राजकुमार कभी उस जूती को देखता, कभी घर पर इधर उधर निगाह डालता, पर उसकी समझ में कुछ न आता। राजकुमार की यह हालत देखकर युवती जोर से हंस पड़ी। बोली, घबराते क्यों हो? मैं तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं करूंगी। आओ मेरे साथ चौपड़ खेलो। राजकुमार ने दुखी होकर कहा, मैं यहाँ रुक नहीं सकता। युवती ने पूछा, क्यों? राजकुमार ने उसे सारी बात बता दी। बोला, मुझे जल्दी से जल्दी सिंगल द्वीप पहुंचकर रानी पद्मिनी से मिलना है। युवती ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा और बोली कि ठीक है, पर तुम वहां पहुंचोगे कैसे? राजकुमार रानी पद्मिनी के चारों ओर की नाकेबंदी की बात सुन चुका था, फिर भी उसने अनजान बनकर कहा, क्यों? युवती बोली, पहले तो तुम सिंगल द्वीप पहुंच ही नहीं पाओगे। अगर किसी तरह पहुंच भी गए तो रानी पद्मिनी से मिल नहीं सकते। राजकुमार ने कहा, मुझे हर हालत में अपनी इच्छा पूरी करनी है। यदि मेरा प्रण पूरा नहीं हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगा। युवती करुणा से भरकर बोली, नहीं, उसकी नौबत नहीं आएगी। मैं तुम्हें एक काला और एक सफेद बाल देती हूँ। जब काले बाल को जलाओगे तो पिशाचों की फौज आ जाएगी और सफेद बाल को जलाओगे तो देवों की फौज आ जाएगी। वे तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे। तुम जो कहोगे वो वही करेंगे। राजकुमार के खोए प्राण आए। उसने उस युवती का आभार मानना चाहा, पर उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। चुप रहा। युवती बोली, मेरी एक शर्त तुम्हें माननी होगी। वो क्या? राजकुमार ने उत्सुकता से पूछा। युवती ने गंभीर होकर पूछा, तुम पद्मिनी को लेकर जब लौटोगे तो मुझे भी अपने साथ ले जाओगे। तुम्हारी यह शर्त मुझे मंजूर है। राजकुमार ने बड़े सहज भाव से कहा। युवती बोली, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भीतर कितनी आग धधक रही है। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। उसे बीच में ही रोककर राजकुमार ने कहा, मेरा मित्र बाहर बहुत बेचैन हो रहा होगा। अब तुम मुझे जाने दो। मुझे भी साथ ले चलो। बड़ी शरारत भरी आवाज में युवती बोली, मैं तुम्हें इस घर में अधिक दिन नहीं रखूंगी। बस आज की रात, सिर्फ आज की रात तुम मेरे साथ चौपड़ खेल लो। राजकुमार राजी हो गया। रात भर उसके साथ चौपड़ खेलता रहा। उसने युवती को बार बार हराया, पर हारकर युवती व्यथित नहीं हुई। उसे पता चला कि राजकुमार की बुद्धि कितनी प्रखर है। सवेरा होने से पहले युवती ने उसे एक डिब्बी में 2 बाल दिए और उसकी अंगूठी लौटा दी। बोली, जाओ, रास्ता कठिन जरूर है, पर तुम्हें सफलता मिलेगी। उसने बड़े प्यार से राजकुमार को विदा किया और उसके जाने के लिए दरवाजा खोल दिया। उसे एक रात में वजीर के लड़के की जो हालत हो गई थी, उसे वही जानता था। उसे लग रहा था कि अब राजकुमार अंदर ही फंसा रहेगा, बाहर नहीं आएगा। पर सहसा दरवाजा खुला और राजकुमार बाहर आता दिखाई पड़ा तो वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। उसका जी भर गया। वो दौड़कर राजकुमार से लिपट गया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। राजकुमार ने उसे ढांढस बंधाया। बोला, मित्र, घबराने की जरूरत नहीं है। जो होता है अच्छा ही होता है। इसके बाद उसने जादूगरनी की पूरी कहानी उसे कह सुनाई और बोला कि मैं तो मानता हूँ कि आदमी का इरादा पक्का हो तो उसे कामयाबी मिलकर ही रहती है। उसके रास्ते में बाधाएं आती हैं और वे दूर हो जाती हैं। वजीर के लड़के ने कहा कि आप सही कहते हो, साधना के बिना सिद्धि नहीं मिलती। अब उन्होंने फिर आगे का रास्ता पकड़ा। उस नगरी से निकलकर
अब वे खुले मैदान में थे। इधर उधर खेतों में फसल उग रही थी। लोग अपने अपने काम में लगे थे। वे लोग चलते गए। रास्ते में खेत खलिहानों के अलावा कहीं कहीं हरे भरे बाग बगीचे मिलते, कहीं नदी नाले, पर उन सबको पार करते वे निर्विघ्न बढ़ते ही गए। रात होने से पहले उन्हें एक आश्रम मिला। उस आश्रम के बाहर एक साधु बैठे थे। सिर पर बड़ी जटाएं, लंबी दाढ़ी, घनी मूंछें, भरा पूरा चेहरा। राजकुमार का मन हुआ कि रात को वहीं ठहर जाएं। उसने अपने साथी से सलाह की तो वो भी राजी हो गया। राजकुमार ने तब साधु के पास जाकर कहा कि हम मुसाफिर हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो रात को यहाँ ठहर जाएं। सवेरे चले जाएंगे। साधु बोले कि यह तो आश्रम है, हर कोई यहाँ रुक सकता है। तुम आराम से ठहरो और जब तक मन करे हमारे साथ रहो। राजकुमार को ये सुनकर बड़ी खुशी हुई। उन्होंने घोड़ों को वहीं बांध दिया और आश्रम के एक कमरे में बिस्तर लगाया। खा पी कर जब बैठे तो साधु महाराज भी वहीं आ गए। बातें होने लगी। साधु बाबा बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति थे। जब बोलते थे तो ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उनके मुख से फूल झड़ रहे हैं। उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य क्या है? राजकुमार ने सारी जानकारी विस्तार से बता दी और अंत में कहा कि बाबा जी, आशीर्वाद दीजिए कि हमें अपने उद्देश्य में सफलता मिले। बाबा विह्वल हो उठे, बोले कि मेरा आशीर्वाद तो हमेशा सबके साथ रहता है, तुम्हारे साथ भी है, पर वत्स, तुम्हारा काम तो आकाश से तारे तोड़ लाने के समान है। इतना कहकर बाबा चुप हो गए। फिर बोले कि मेरे यहाँ से तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। मैं तुम्हें एक ऐसी भभूत दूंगा जिसे खाकर तुम सबको देख सकोगे, पर तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। बाबा उठकर गए। लौटे तो उनके हाथ में भभूत थी। उसे राजकुमार को सौंपते हुए बोले कि इसे संभाल कर रखना और किसी को मालूम मत होने देना। राजकुमार ने बाबा का आशीर्वाद मानते हुए भभूत ले ली। अब तो धीरे धीरे पद्मिनी की नाकेबंदी को भेदने का रास्ता साफ होता जा रहा था। बाबा कह रहे थे कि जीवन में अपना उद्देश्य ऊंचा रखो और उसे प्राप्त करने के लिए पूरे साहस से काम लो। ये जीवन प्रभु ने हमें बड़े बड़े काम करने के लिए ही दिया है। जिनके सामने कोई ऊंचा ध्येय नहीं होता, वे छोटी छोटी चीजों में फंसे रहकर अपनी जीवन यात्रा पूरी कर देते हैं। बाबा ने विभूति की डिब्बी उसे दी। राजकुमार और वजीर का बेटा उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। बाबा के मुंह से निकले एक एक शब्द के पीछे उनका विश्वास था। उन्होंने कहा कि तुम लोग 3-4 दिन यहाँ विश्राम करके आगे बढ़ो। कौन जाने कि आगे की यात्रा अब तक की यात्रा से भी कठिन हो। थके होगे तो लड़ोगे कैसे? ताजे होंगे तो पहाड़ की चोटी पर सहज ही पहुंच जाओगे। राजकुमार को जल्दी थी। उसने ठहरने में आनाकानी की, लेकिन वजीर के बेटे ने बाबा की बात मान ली। समझाने पर राजकुमार भी सहमत हो गया। वे लोग आश्रम में 4 दिन रहे। इस बीच में बाबा छाया की भांति उनके साथ रहे। उनके पास अनुभवों का अनंत भंडार था। उनका लाभ वो उन दोनों को देते रहे। उन्होंने अंत में जोर देकर कहा कि अपने किए पर अभिमान मत करना, साथ ही अपने मार्ग पर दृढ़तापूर्वक डटे रहना। उन 4 दिनों में बाबा से और आश्रम के जीवन से इतना मिला कि वे कृतकृत्य हो गए। अपने उद्देश्य की सफलता में अब उन्हें कोई संदेह नहीं था। आश्रम से वे बड़े तड़के रवाना हो गए। अभी उनकी मंजिल काफी दूर थी। बिना रुके वे चलते गए। दिन चढ़ आया, सूरज सिर पर आ गया। तब वे एक जलाशय के किनारे रुके, स्नान किया, भोजन किया और थोड़ी देर विश्राम करके आगे बढ़ चले। मौसम अच्छा था। मंद मंद पवन बह रही थी। रास्ता साफ था।
पक्षी मस्ती से इधर उधर उड़ान भर रहे थे। राजकुमार ने मार्ग दृश्यों को देखकर वजीर के लड़के से कहा कि देखो सब कुछ कितना गतिशील है। सूर्य थमता नहीं, पवन रुकती नहीं, पक्षियों का कलरव गान हमेशा चलता रहता है। आदमी को इससे सीख लेनी चाहिए। वजीर के लड़के ने देखा कि राजकुमार का मन कुरंग छलांगे भर रहा है। उसने कहा कि धरती भी कहाँ रुकती है, हर घड़ी घूमती रहती है। वो रुक जाए तो दुनिया में हाहाकार मच जाए। तुम ठीक कहते हो, मित्र, राजकुमार ने प्रसन्न मुद्रा में कहा। फिर वो चुप होकर चारों ओर फैले आनंद से पुलकित होने लगा। घोड़ों ने भी जैसे स्वामी के मनोभाव जान लिए हों, उनकी गति भी तीव्र होती गई। दिन ढलने लगा, अंधेरा अपनी चादर फैलाने लगा। तब तक वे चलते रहे और फिर एक घने वृक्ष के नीचे रात बिताने के लिए रुक गए। राजकुमार के मन में विचारों का ज्वार भाटा उठ रहा था। वजीर का लड़का तो सो गया, पर उसे नींद नहीं आई। थोड़ी देर में देखता क्या है कि उस पेड़ पर एक तोता और एक मैना आकर बैठ गए। उनमें बातें होने लगी। राजकुमार पक्षियों की भाषा जानता था। वो ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। तोते ने कहा कि मैना कुछ कहो जिससे रात कटे। मैना बोली कि आप बीती कहूँ, जग पर बीती। तोते ने कहा कि अरे मैना, आप बीती तो रोज ही सुनते हैं, जग बीती कहो। मैना बोली कि इस नगर के राजा की एक लड़की है, बड़ी सुंदर है, बड़ी भली है, बड़ी भोली है। तोते ने उसकी बात काटकर शरारत से कहा, तुम जैसी। मैना शर्मा गई, बोली, तुम्हें हर घड़ी मजाक सूझता है। तोते ने कहा कि अच्छा, अपनी बात कहो। मैना बोली कि राजकुमारी बहुत दिनों से बीमार है। दुनिया भर के वैद्य, डॉक्टर उसका इलाज कर चुके हैं, पर वो ठीक नहीं हुई। बेचारा राजा परेशान है, उसके वे ही अकेली औलाद है। तोते ने कहा कि यह तो बड़ी हैरानी की बात है। हैरानी की बात तो है ही, मैना ने व्यथित स्वर में कहा कि राजा ने यहाँ तक एक ऐलान कर दिया है कि जो कोई राजकुमारी को अच्छा कर देगा, वो उसी से बेटी का विवाह कर देगा। राजकुमारी को पाने के लालच में दुनिया भर के चिकित्सक आ रहे हैं, पर कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया। राजा निराश हो गया। इतना कहकर मैना की आवाज रुक गई। तोता बोला कि राजकुमारी की बीमारी दूर करने का कोई रास्ता है। रास्ता है, मैना ने कहा, अगर कोई सुनता हो तो इस पेड़ की जड़ ले जाए और उसे पीसकर पानी में मिलाकर राजकुमारी को पिला दे, वो रोग से छुटकारा पा जाएगी। ये कहकर मैना मौन हो गई। तोता भी कुछ नहीं बोला, पर राजकुमार उठा और उसने अपने भाले से एक और मिट्टी खोदकर पेड़ की थोड़ी सी जड़ काट ली और आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। सवेरा हुआ, दोनों मित्र उठे और तैयार होकर आगे बढ़ गए। आगे उन्हें वही नगर मिला जिसकी चर्चा मैना ने की थी। शहर में बार बार मुनादी हो रही थी कि राजकुमारी को जो भी अच्छा कर देगा, राजा उसके साथ राजकुमारी को ब्याह देगा और अपना आधा राज्य दे देगा। राजकुमार ने अपना घोड़ा महल के फाटक की ओर बढ़ा दिया। वजीर के लड़के ने उसे रोकना चाहा, पर वो कहाँ मानने वाला था। फाटक पर जब चौकीदार ने उसे रोका तो उसने कहा कि मैं राजकुमारी का इलाज करूंगा। राजकुमार को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने कहा कि बड़े से बड़े वैद्य इसका इलाज कर गए हैं, पर मेरी प्यारी बेटी को कोई भी अच्छा नहीं कर सका। राजकुमार कुछ बोला नहीं। थोड़ा पानी लेकर उसने जड़ को घिसा और बेहोश पड़ी राजकुमारी के होंठों पर लगा दिया। पानी का लगाना था कि राजकुमारी के बदन में कुछ हलचल हुई। राजकुमार ने फिर थोड़ा पानी उसके मुंह से लगाया तो उसने आंखें खोल दी। ये देखकर राजा का रोम रोम पुलकित हो उठा। उसने राजकुमार को सीने से लगा लिया। कुछ ही देर में राजकुमारी उठकर बैठ गई और चलने फिरने लगी। अपनी शर्त के अनुसार राजा ने कहा कि अब तू मेरी बेटी को और
मेरे आधे राज्य को ग्रहण करो। राजकुमार ने राजकुमारी के अच्छा हो जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राजा को अपनी प्रतिज्ञा बता दी। सुनकर राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके लौटो तो बेटी को साथ ले जाना और मन हो तो यहीं राज करना। सारे नगर में शोर मच गया। प्रजा ने राजकुमार को घेर लिया। राजा ने बड़ी कठिनाई से लोगों को रोका और बड़े मान सम्मान से राजकुमार को विदा करते हुए कहा, यहाँ से 10 कोस पर पश्चिम में एक बाबा गुफा में रहते हैं, तुम उनसे मिलते जाना, वो तुम्हारी मदद करेंगे। राजकुमार महल से बाहर आया तो वजीर का लड़का उसकी राह देख रहा था। उसे सारा समाचार मिल गया था। उसने राजकुमार को सीने से लगाकर कहा कि यह क्या चमत्कार हुआ। राजकुमार ने उसे पिछली रात की घटना सुनाकर कहा कि इस दुनिया में सचमुच कभी कभी चमत्कार हो जाता है। न हम उस पेड़ के नीचे ठहरते, न करिश्मा होता। हमें तोता मैना का उपकार मानना चाहिए। राजा ने उन्हें बाबा से मिलने को कहा था। राजकुमार ने उसी दिशा में प्रस्थान किया। 10 कोस पर उन्हें वही गुफा मिल गई। उसमें बाबा बैठे थे। राजकुमार घोड़े से उतरकर उनके पास गया और उन्हें प्रणाम करके सामने खड़ा हो गया। बाबा आंखें बंद किए बैठे थे। थोड़ी देर में उन्होंने आंखें खोली और जिज्ञासा भाव से कहा कि कैसे आए हो। राजकुमार ने सारा हाल सुनाकर कहा कि राजा ने कहा था कि मैं आपके दर्शन करूं। बाबा बड़ी आत्मीयता से बोले कि वत्स, तुमने काम बड़ा कठिन और जोखिम भरा उठाया है। राजकुमार ने कहा कि बाबा काम कठिन जरूर है, लेकिन आदमी तो बना ही कठिन काम करने के लिए है। बाबा की आंखें चमक उठी और बोले कि तुमने ठीक कहा, जो कठिन काम करने से बचे वो आदमी कैसा। कुछ रुककर उन्होंने कहा कि अब तुम सिंघल द्वीप के पास आ गए हो, लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें महासागर पार करना होगा। कैसे करोगे? राजकुमार ने कोई झिझक नहीं दिखाई। बोला कि बाबा, जो शक्ति मुझे जहां तक ले आई है वही शक्ति इस कठिनाई का रास्ता भी निकाल लेगी। शाबाश वत्स, बाबा ने विभोर होकर कहा कि आदमी तो निमित्त है, काम शक्ति ही कराती है। इतना कहकर बाबा ने खड़ाओं की एक जोड़ी उसे देते हुए कहा कि इन्हें पहनकर तुम सहज ही समुद्र पार कर जाओगे। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। राजकुमार ने अत्यंत कृतज्ञ भाव से बाबा के चरणों में सिर रखा और बाबा ने समुद्र पार करने के लिए खड़ाओं की जोड़ी दी। उसकी पीठ थपथपाकर उसे आशीर्वाद देकर विदा किया। घोड़ों पर सवार होकर जब वे चले तो राजकुमार भाव विह्वल हो उठा। उसने वजीर के लड़के से कहा कि राजा बड़ा उदार था, उसके साथ जो हुआ उसका बदला उसने चुका दिया है। इतनी बड़ी समस्या को सहज ही हल कर दिया है। दोनों आगे बढ़े। उनकी अब विशाल सागर को देखने के लिए आतुरता थी, पर सहसा एक चिंता ने राजकुमार को आ घेरा। वो तो खड़ाओं की मदद से सागर पार कर लेगा, पर उसके साथी का क्या होगा? उसने वजीर के लड़के से कहा कि मित्र, आगे की लड़ाई अब मुझे अकेले को ही लड़नी पड़ेगी। जब तक मैं लौटकर नहीं आऊं तुम यहीं रुके रहोगे। वजीर का लड़का हतप्रभ हो गया। ये कैसे होगा? अकेला राजकुमार कैसे उस किले को फतह कर सकेगा? जब उसने राजकुमार से अपनी आशंका व्यक्त की तो राजकुमार ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, आगे के लिए मेरे पास साधन है। फिर इधर उधर की बातें करते हुए वे आगे बढ़ते गए। राजकुमार का मन परेशान था। वजीर का लड़का भीतर ही भीतर परेशान था। यदि राजकुमार को कुछ हो गया तो वो राजा को कैसे मुंह दिखाएगा? राजकुमार हिम्मत से आगे बढ़ रहा था, साथी का दिल बैठ रहा था। दिन भर चलने के बाद अंत में उन्हें दहाड़ता सागर सामने दिखाई पड़ा। बड़ी बड़ी लहरें उठ उठकर एक भयानक दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। तट पर पहुंचकर दोनों घोड़ों से उतर पड़े और निर्निमेष नेत्रों से
सागर की विशाल जल राशि को देखने लगे। अगले दिन प्रातः प्रस्थान करने का निश्चय किया। बड़े तड़के उठकर राजकुमार ने अपने घोड़े को खूब प्यार किया। वजीर के लड़के के बहते आंसुओं को पोंछकर उसे सीने से लगाया और सूर्य की प्रथम किरण के फूटते ही पैरों में खड़ाऊ पहनकर सागर के तट पर जा खड़ा हुआ। उसके बाद ज्यों ही पानी पर पैर रखा, उसका सारा बदन कांप उठा। लेकिन तभी उसने अनुभव किया कि वो पानी पर ऐसे खड़ा है जैसे धरती पर खड़ा हो। फिर तो वो एक एक कदम रखते हुए आगे बढ़ने लगा। वजीर का लड़का आश्चर्य से देख रहा था कि पानी पर यह इस प्रकार कैसे चल रहा है। धीरे धीरे राजकुमार आंखों से ओझल हो गया। राजकुमार का वह पूरा दिन सागर पर चलते चलते बीता। समुंदर की छोटी बड़ी मछलियां, दूसरे जीव जंतु उसकी तरफ आते थे, किंतु उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। कुछ दूर से ही भाग जाते थे। राजकुमार बड़े आनंद से आगे बढ़ता गया, पर समुंदर का अंत उसे दिखाई नहीं देता था। पूरा दिन और पूरी रात उसने चलते चलते बिताई। अगला दिन आया, तब उसे सागर का किनारा दिखाई दिया। वही था सिंगल द्वीप जिसमें पद्मिनी को पाने के लिए वो घर से निकला था। उस भूमि को देखकर उसे रोमांच हो आया, लेकिन दूर से ही उसने देखा कि काले काले खूंखार राक्षस द्वीप की रक्षा के लिए खड़े हैं। राजकुमार ने विभूति की डिब्बी खोली और एक चुटकी विभूति मुंह में डाल ली। अब वो सबको देख सकता था। वो बेधड़क राक्षसों के बीच पहुंच गया। राक्षस बड़े ही डरावने थे। उनके रंग रूप और चेहरों को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। उनके हाथों में हथियार देखकर प्राण सूख जाते थे। राजकुमार उस सबको देखकर सकपका रहा था, हालांकि उसे पता था कि कोई भी उसे देख नहीं पा रहा है। राजकुमार ने निश्चय किया कि वह पहले शहर का एक चक्कर लगा ले, शहर को समझकर फिर आगे का कार्यक्रम तय करे। वो शहर में खूब घूमा, पद्मिनी के महल पर भी गया, किंतु उसे लगा कि जोर जबरदस्ती से महल में घुसना असंभव है। उसके लिए कोई जुगत करनी होगी। नगर इतना सुंदर और कलापूर्ण था कि अपने को भूल गया। ऐसा अनुपम नगर तो उसने पहले कभी नहीं देखा था। जगह जगह पर हरी दूब के कालीन विषय थे और रंग बिरंगे पुष्पों से सारा शहर सुशोभित और महक रहा था। कदम कदम पर गुलाब जल के फव्वारे चल रहे थे। सड़कें बड़ी साफ सुथरी थी, गंदगी का कहीं नाम भी नहीं था। बढ़िया पोशाकें पहन स्त्री पुरुष और बच्चे इधर उधर घूम रहे थे। उनका रूप बड़ा सलोना था। राजकुमार उस सबको देखकर मुग्ध हो गया। उसे लग रहा था कि जैसे वो इंद्रपुरी में पहुंच गया है। वो घूमता रहा। सहसा उसे ध्यान आया कि वो अदृश्य तो बन गया है, पर अपने असली रूप में कैसे आएगा, ये सोचकर उसका मन व्यग्र हो गया। अब वो क्या करे? उसकी हैरानी बढ़ती जा रही थी कि अचानक उसे उन बाबा का ध्यान हो आया जिन्होंने विभूति की डिबिया दी थी। तभी उसे दिखाई दिया कि बाबा उसके सामने खड़े हैं। वो कह रहे थे कि यह ले दूसरी डिबिया, जिसकी भभूत खाते ही तू अपने असली रूप में आ जाएगा। राजकुमार ने खुश होकर दूसरी डिबिया ले ली। बाबा अंतर्ध्यान होते हुए कह गए कि दूसरी डिबिया का इस्तेमाल होशियारी से करना। यदि लोगों ने देख लिया तो राक्षस तुझे कच्चा ही खा जाएंगे। अब राजकुमार ने इस बारे में सोचा कि आगे क्या करना है। सोचते सोचते उसने काला और सफेद बाल निकाला। पहले उसने काला बाल जलाया। उस बाल का जलना था कि राक्षसों की फौज आकर खड़ी हो गई। उसने आदेश दिया कि पहरे के राक्षसों का खात्मा कर दो। देखते देखते सारे राक्षस धराशायी हो गए। उसने थोड़े से राक्षसों को रोककर शेष को विदा कर दिया। इसके पश्चात उसने सफेद बाल जलाकर देवों को बुलाया। उनके आने पर उसने कहा कि समुद्र के किनारे हीरे जवाहरात तथा नाना प्रकार के आभूषणों से भरा एक जहाज खड़ा कर दो। पलक झपकते ही एक बड़ा ही सुंदर जहाज खड़ा हो गया।
उसमें हीरे जवाहरात भरे थे और तरह तरह के आभूषण थे। आभूषण एक से बढ़कर एक थे। ये सब होते ही नगर भर में खबर फैल गई कि परदेश से एक बहुत बड़ा सौदागर आया है। लोग अचंभे में रह गए कि ऐसा एकदम कैसे हो गया, लेकिन उनके सामने सौदागर मौजूद था और उसके पास बेशकीमती आभूषणों का भंडार था। ये खबर उड़ती उड़ती राजमहल में पहुंची। पद्मिनी ने ये सब सुना तो उसका मन मचल उठा। उसने कहा कि उस व्यापारी को हमारे सामने लाओ। तुरंत पद्मिनी के दूत व्यापारी बने राजकुमार के पास पहुँचे और पद्मिनी का संदेश कह सुनाया। राजकुमार तो यह चाहता ही था। वो पद्मिनी से मिलने महल पहुंचा तो वहां के दृश्य देखता ही रह गया। सब कुछ अनूठा था। महल का द्वार बहुत ही कला कारीगरी पूर्ण था। अंदर लता गुल्म के बीच फव्वारे अपनी बहार दिखा रहे थे। महल चारों ओर से घिरा था, किंतु दूत के साथ होने के कारण उसे अंदर प्रवेश पाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। पद्मिनी एक सजे धजे कक्ष में सिंहासन पर विराजमान थी। राजकुमार के कक्ष में प्रविष्ट होते ही उसने उसका अभिवादन किया। राजकुमार ने भी हाथ जोड़कर सिर झुकाकर अपना सम्मान व्यक्त किया। पद्मिनी ने उसे बैठने का संकेत किया। वो आसन पर बैठ गया तो पद्मिनी ने पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? पद्मिनी के मुंह से शब्द नहीं, मानो फूल जड़े हों। राजकुमार एकटक उसकी ओर देखते हुए बोला कि मैं सुवर्ण भूमि से आया हूँ। वहाँ क्या करते थे? पद्मिनी ने अगला प्रश्न किया। जी, मैं हीरे जवाहरात का व्यापारी हूँ। राजकुमार ने उत्तर दिया। यहाँ कैसे आए? पद्मिनी ने थोड़ा गंभीर होकर पूछा। सुना था आप आभूषणों और हीरे जवाहरात की पारखी और प्रेमी हैं। राजकुमार का संक्षिप्त उत्तर था। पद्मिनी ने पूछा कि क्या तुम आभूषण लाए हो? राजकुमार ने कहा, जी हाँ। पद्मिनी ने पूछा कि आभूषण कहाँ है? समुद्र के किनारे मेरा जहाज खड़ा है, राजकुमार ने सहज भाव से कहा। पद्मिनी ने मुस्कुराकर कहा कि क्या तुम मुझे आभूषण दिखा सकते हो? राजकुमार ने कहा कि अवश्य, मैं तो यहाँ आया ही इस काम से हूँ। पद्मिनी ने धीमी आवाज में कहा कि ठीक है, अब तुम जाओ, कल मेरा दूत तुम्हारे पास आएगा। उसके साथ कुछ बढ़िया आभूषण ले आना। राजकुमार ने पद्मिनी से विदा तो ली, लेकिन उसके रूप लावण्य से इतना मोहित हो गया कि अपनी सुध-बुध खो बैठा। उसके लिए चलना मुश्किल हो गया। वो मुड़ मुड़ कर पीछे देखता था। ऐसी रूपसी तो उसने जीवन में कभी नहीं देखी थी। परियां अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध होती हैं, लेकिन वे भी पद्मिनी के आगे पानी भरती थी। चारों दिशाओं में उसकी ख्याति ठीक ही फैली थी। पद्मिनी के मोहपाश में फंसा राजकुमार जब अपने जहाज पर आया तो पद्मिनी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। उसके अंग प्रत्यंग से सौंदर्य टपक रहा था। राजकुमार की भूख प्यास गायब हो गई। नींद उड़ गई। बिस्तर पर पड़ा पड़ा उसकी याद में वो लंबी सांसें लेता रहा। तभी देखता क्या है कि खड़ाऊं वाले बाबा उसके सामने उसकी ओर देख रहे हैं। राजकुमार ने उठने की कोशिश की, पर उसे उठा नहीं गया। बाबा निमिष भर चुपचाप खड़े रहे, फिर बोले कि क्या तुम यहाँ आहें भरने के लिए आए हो? अपने उद्देश्य को भूल गए। जो अपने उद्देश्य को भूल जाता है वो पतित हो जाता है। अब तुम आगे की सोचो और अपने काम को जल्दी से निपटाओ। ऐसी जगह देरी करना अच्छा नहीं होता। कौन जाने क्या मुसीबत सिर पर आ जाए। ये चेतावनी देकर बाबा अंतर्ध्यान हो गए। राजकुमार सिर झटक कर उठ खड़ा हुआ, पर पद्मिनी की खुमारी आसानी से दूर होने वाली नहीं थी। पूरा दिन पद्मिनी की याद में बीता। रात का अंधेरा होने आया तो वो चौंक पड़ा। उसे याद आया कि अगले दिन पद्मिनी का दूत आने वाला है और उसे अच्छे अच्छे आभूषण लेकर पद्मिनी के पास जाना है। उसने उठकर अलमारियां खोली और उनमें से आभूषण निकाले। बात उतनी आभूषणों की नहीं थी जितनी पद्मिनी को रिझाने की थी। उसने ऐसे आभूषण चुने
जिन्हें देखकर पद्मिनी रीझ उठे। कान के, गले के, कटी के, पैरों के आभूषण, उसने उन आभूषणों को चुना जिन्हें अप्सराएं धारण करती हैं। इन आभूषणों का चुनाव करके उसने सोने की चेष्टा की, लेकिन एक पल को भी उसे नींद नहीं आई। वो दिन का उजाला देखने का प्रयत्न करता रहा। दिन निकलने से पहले ही वो उठकर तैयार हो गया। सवेरा हुआ, दोपहर हुई, पर कोई भी उसे लेने नहीं आया। राजकुमार ने समझ लिया कि पद्मिनी भूल गई। शाम को जब वो निराश हो गया था, तो बड़े सपाटे से दूत आया और उसे तत्काल रवाना होने को कहा। वो तो सवेरे से ही तैयार बैठा था। दूत के साथ चल दिया। जब वो महल में पहुंचा, तो पद्मिनी उसका इंतजार कर रही थी। आज वो दूसरे कक्ष में थी, जिसमें चारों ओर आदमकद शीशे लगे थे। प्रकाश से सारा कमरा आलोकित हो रहा था। पद्मिनी का सौंदर्य आज कई गुना निखर उठा था। पिछले दिन की तरह पद्मिनी ने और राजकुमार ने एक दूसरे का अभिवादन किया और पद्मिनी के संकेत पर राजकुमार उसके समीप ही बैठ गया। राजकुमार ने डिब्बे डिब्बियों में से आभूषण निकालकर उसे दिखाना आरंभ किया। पद्मिनी एक एक आभूषण को अपने हाथ में लेकर अपने शरीर से लगाकर शीशे में देखती कि कैसा लगता है, और जो उसे पसंद आता उसे एक ओर रख देती। कभी कभी वो राजकुमार की भी सलाह लेती। आभूषणों को देखते देखते काफी देर हो गई। पद्मिनी ने कहा कि अब हम कल देखेंगे। बड़े अन्य भाव से राजकुमार ने कहा, जैसी आपकी मर्जी। राजकुमार चला तो आज उसकी हालत कल से भी अधिक मोहक सख्त थी। आज उसने पद्मिनी के जिस रूप की झांकी पाई थी, वो तो अलौकिक था। उसकी आंखें चौंधिया रही थी। आज एक नई कल्पना ने उसके मन मस्तिष्क को झकझोर डाला था। वह सोच रहा था कि कुछ ही समय में वो उसे वहां से ले जाएगा। तब उसके अनुपम सौंदर्य के भार को वो कैसे वहन कर पाएगा? इसके आगे की कहानी अगले भाग में भाग 2 का इंतजार करें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।